गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? ओके। महिमा ने बहुत अच्छे से अल्फाबेट्स के नंबर लिखे हैं और रिवर्स वाले भी लिखे हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आपने रिवर्स वाले भी याद कर लिया है। बट स्टिल हमने आज फर्स्ट वाले पढ़ा, फॉरवर्ड वाले पढ़ना है, वो सब आपको सिखाऊंगी। ठीक है, चलो। एक्चुअली स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से लिखे थे ये नंबर्स, तो मैं उनको रीड कर रही थी, काफी अच्छे हैं। आसिफ खान का बुरा हाल हो गया ये बात सुन के, जो मैंने अभी बोली है। ठीक है, चलो। बहुत हो गया आपका एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ भाई तुम्हारे साथ मस्ती करी जा रही है। रीजन ये होता है कि आप लोग कॉन्टिन्यूटी में सुबह से पढ़ने के लिए बैठे होते हो, तो ऐसे थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इट्स लाइक कि चलो ठीक है, थोड़ी सी बात ऐसी है कि मन लग जाए आपका क्लास में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होपफुली हर एक स्टूडेंट को लेटर के नंबर याद होंगे। अगर नहीं याद है ना, तो तुम अभी क्लास लीव करके चले जाओ। मेरे को कोई जरूरत नहीं आपकी मेरी क्लास में, अगर आपको याद ही नहीं है लेटर्स के नंबर। ठीक है, चलो जल्दी से लिखो। श्रेयांक, पढ़ लिया मैंने तेरा मैसेज, और तो कल से यही मैसेज करी जा रहा है ना? ठीक है, चलो। पहले सबसे पहले अपने कमेंट बॉक्स उठा लो जल्दी से, और मुझे लेटर्स के नंबर बताते चलो। सबसे पहले पी का नंबर बताओ जल्दी से, क्विक। पी का नंबर एवरीवन। वी का नंबर, वी फॉर विक्ट्री। वी फॉर विक्ट्री। बेटा 22 है ना, 22। एक्स का नंबर, एक्स का नंबर 24, अगेन राइट। एल का नंबर, एल का नंबर 12, ये भी सही है। आई का नंबर, किसी ने 15 भी बोला था, वो गलत है। आई का नंबर, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। गुड, आपको नंबर याद है और काफी अच्छा फ्लो भी है कमेंट्स का, तो दैट मीन्स आपने क्वेश्चंस को पढ़ा। चल, आज सीखेंगे बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक सी इंट्रोडक्शन देती हूँ। ये क्या है? अगर मैं इसको बोलूं ये क्या है, तुम बोलोगे ए एम एम, ये क्या बात है? अब तुम्हें मैं बताती हूँ, इसको लेटर बोला जाता है, और एक लेटर की कितनी सारी आइडेंटिटी होती है। ये एक लेटर है। ए जो है वो आपके पास लेटर है ना, हिंदी में क्या बोला जाता है? एक अक्षर है। एक अक्षर की कितनी आइडेंटिटी होती है वो बताती हूँ। सबसे पहला जो होता है वो होता है उसका फॉरवर्ड नंबर। बेटा ये टर्मिनोलॉजी ना आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि फिर जब डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं ना, तो मैं इसी वर्ड्स को बोलती हूँ कि उसका फॉरवर्ड नंबर ये है, उसका बैकवर्ड नंबर ये है। तो आपको सब समझ में आना चाहिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। तो एक लेटर का एक तो होता है फॉरवर्ड नंबर, एक होता है उसका बैकवर्ड नंबर। ध्यान से, एक होता है उसका फॉरवर्ड नंबर, एक होता है उसका बैकवर्ड नंबर, एक होता है उसका अपोजिट लेटर, या फिर उसको बोला जाता है रिवर्स लेटर। अपोजिट, या फिर उसको क्या बोला जाता है? रिवर्स लेटर। अपोजिट या फिर रिवर्स लेटर। तो लेटर जो है उसकी तीन बातें होती है। एक तो होता है फॉरवर्ड नंबर, एक होता है बैकवर्ड नंबर, एक होता है उसका अपोजिट या रिवर्स लेटर। अच्छा, क्या कोई बताएगा मुझे कि एक ही एक और आइडेंटिटी है, वो क्या है? एनीवन? ए जो है वो कैसे स्पेशलाइज्ड है आपके पास, कि अगर आपको देखना हो तो ए कुछ नया देखने को मिले? कैन आई से कि ए जो है वो एक वॉवल भी है। वॉवल मतलब स्वर है, सबको पता है। ए जो है वो आपके पास क्या है? वॉवल है ना, तो उसको क्या एक और आइडेंटिटी दी गई है कि वो जो है वो वॉवल आता है। अब वॉवल आता है तो वॉवल के भी नंबर्स होते हैं। वॉवल होता है तो वॉवल के भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक लेटर की 3 से 4 आइडेंटिटी होती है। पहला फॉरवर्ड नंबर, बैकवर्ड नंबर, अपोजिट और रिवर्स लेटर होता है। साथ में अगर वो वॉवल है तो उसका वॉवल नंबर भी होता है। सबसे पहले मैं फॉरवर्ड नंबर की बात करती हूँ। फॉरवर्ड नंबर होता क्या है? सबसे पहले मुझे बताओ, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती है? बहुत देखने को मिलेगा। लैंग्वेज का रोल है इसमें, तो हर एक वर्ड से वाकिफ हो जाओ। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। हिंदी में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। जहां पे भी इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज देखने को मिलता है, वो हमें बात कर रहा होता है ए से लेके जेड तक की। यही होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं एबीसीडी करके। जो बोलना पढ़ना शुरू किया है, वो क्या शुरू किया है? इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज को ही पढ़ना शुरू किया। जब भी उसने कोई भी कंडीशन लगाई और कंडीशन में उसने नाम ऐड कर दिया इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, तो मतलब आपको ए और जेड वाला सीक्वेंस देखना है, जो हम लोग बचपन में करते आए हैं।
और वहीं पे आपके पास एक वर्ड होता है रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, हिंदी में विपरीत अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, Z to A। जब भी रिवर्स बोला जाएगा तो आपने उसको रिवर्स वाले सीक्वेंस में देखना है। दोनों वर्ड क्लियर है? इंग्लिश अल्फाबेटिकल मतलब A से Z, रिवर्स मतलब Z से A। अब जो भी नंबर लेटर्स को इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में दिए गए हैं उसको फॉरवर्ड नंबर बोला जाता है। जो भी नंबर आपके लेटर्स में इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में दिए गए हैं उनको क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड नंबर बोला जाता है। और जो भी नंबर रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में लेटर को दिए गए हैं उसको बैकवर्ड नंबर बोला जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? फॉरवर्ड नंबर जो आपके इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में है, बैकवर्ड नंबर जो आपके रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में है। अपोजिट लेटर क्या होता है वो मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताऊंगी, अभी हम उस पर काम नहीं करेंगे। तो दोनों बातें समझ में आ गई। फॉरवर्ड नंबर क्या होता है, बैकवर्ड क्या होता है। यहाँ पे जो बात होती है वो सिर्फ फॉरवर्ड नंबर की होती है। जो तुम्हें मैंने कल टास्क दिया था वो फॉरवर्ड नंबर ही याद करने को बोला था, जो आप सबको याद है, ठीक है। दूसरा, वोवल के नंबर्स की बात कर लेती हूँ। आपके पास 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और जितने भी बाकी हैं वो आपके पास क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों को ना ये भी बात नहीं पता होती है, तो आई हैव टू एक्सप्लेन। हिंदी में 5 आपके पास स्वर होते हैं और बाकी जो 21 होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो ये आपके पास 5 वोवल्स हैं। इनका भी नंबर दिया गया है कि ए जो है वो फर्स्ट है, ई जो है वो सेकंड है, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। कोडिंग डिकोडिंग में भी कई बार इनको एज सच ही कोड कर देते हैं कि आई का नंबर 3 होता है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि आई का नंबर 3 कहां से आया, तो वो क्या दिया होता है, उसका वोवल नंबर दिया गया होता है। कोई डाउट तो पूछो। मैम रिवर्स वाले में नंबर सेम होंगे या चेंज होंगे? बेटा चेंज हो जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी चेंज कैसे होते हैं, कैसे याद करना है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी जो हम बात करेंगे वो फॉरवर्ड करेंगे। आपको फॉरवर्ड नंबर ऑन टिप्स याद हो गए, समझ लो ये सारी बातें याद है, वो मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में बताऊंगी। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? एक लेटर के बारे में क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, हर एक बच्चे को समझ में आ गई। चलो अब सबसे पहले, क्या आपके पास लेटर और वर्ड में कोई डिफरेंस है? हिंदी में अक्षर और शब्द, अक्षर और शब्द कोई डिफरेंस है या नहीं है? बेटा इसमें सिर्फ लैंग्वेज का रोल है, हर एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। लेटर और वर्ड में क्या कोई डिफरेंस है? ऑफ कोर्स यस, अक्षर में भी डिफरेंस है, शब्द में भी डिफरेंस है। लेटर क्या होता है, ए से लेके जेड तक जितने भी हैं वो आपके पास लेटर है। शब्द क्या हो जाता है, यानी कि वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि अक्षरों के समूह को शब्द बोला जाता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स, कैन आई से? फॉर एग्जाम्पल ये जो सीरीज है ये लेटर्स का कॉम्बिनेशन है एंड इट इज अ वर्ड। इसको क्या बोला जाता है, वर्ड बोला जाता है। बचपन से आपको ये सारी बातें पता है कि लेटर अलग होता है, वर्ड अलग होता है। अब बहुत बार अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है, वो आपको कह रहा होता है कि लेटर को देखो, इतना प्रेशर होता है, हम लोग वर्ड ही देख रहे होते हैं। तो अगर एक वर्ड है सीरीज तो इसमें लेटर को देखना है तो आपको लेटर को ही देखना पड़ेगा। जो भी लेटर बोला उसने, सेकेंड लेटर बोला, थर्ड बोला, फोर्थ बोला, तो एक वर्ड के अंदर लेटर्स को देखना होता है। बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सारे वर्ड्स को ही देख रहे होते हैं। तो बिल्कुल प्रिसाइजली पढ़ना है कि लेटर बोला है तो लेटर ही देखेंगे, वर्ड बोला है तो आपने क्या देखना है, वर्ड ही देखना है। सिमिलरली क्या डिजिट और नंबर में कोई डिफरेंस होता है? क्या डिजिट और नंबर में डिफरेंस होता है? ऑफ कोर्स यस होता है। डिजिट जो होती है वो आपके पास 0 से 9 यानी कि एक सिंगुलर डिजिट जो भी होती है। नंबर जो होता है वो अगेन आपके पास क्या हो जाता है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स हो जाता है। यही होता है ना, एक आपके पास अंक और एक संख्या में जो डिफरेंस है एक नंबर में, वो क्या है, सेम ही है कि सिंगल जो है वो आपके पास डिजिट है और जो आपके पास कॉम्बिनेशन में आ जाए वो आपके पास नंबर है। बट कैन आई से कि जो 0 to 9 है ये भी आपके पास एक नंबर है? कैन आई से डिजिट को नंबर बोला जा सकता है या नहीं बोला जा सकता है? बिल्कुल बोला जा सकता है ना। एक जो है वो आपके पास डिजिट भी है और एक जो है वो आपके पास नंबर भी है। वेयर एज कोई भी नंबर है तो उसको आप डिजिट नहीं बोल सकते हो, है ना, क्योंकि डिजिट जो होती है वो एक अकेली होती है और नंबर जो हो जाता है वो कई बार आपके पास क्या हो जाता है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ओके, नेक्स्ट वी हैव सिंबल। सिंबल क्या होता है? सिंबल सबको पता है, यानी कि प्रतीक। जितने भी आपके पास सिंबल्स होते हैं, एट द रेट, हैशटैग, स्टार, एक्सक्लामेटरी, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनको क्या बोला जाता है, सिंबल्स बोला जाता है। ये आपको देखने को मिलते भी हैं, ठीक है। चलो
नेक्स्ट आपके पास जो एक वर्ड, नया वर्ड होता है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज एलिमेंट। बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा एलिमेंट, और हिंदी में बोला जाता है तत्व। क्या मतलब होता है एलिमेंट का? एलिमेंट या फिर तत्व बहुत देखने को मिलेगा आपको। एलिमेंट क्या होता है? ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब ये आपके पास लेटर भी हो सकता है, ये आपके पास डिजिट भी हो सकती है, ये आपके पास सिंबल भी हो सकता है। जब भी एलिमेंट की बात होती है तो हम इन तीनों को एज सच देखते हैं। वेरस जब कोई भी स्पेसिफिकली एक वर्ड यूज हो जाता है तो उसमें हमें उसी को देखना पड़ता है कि अगर नंबर है तो नंबर ही देखेंगे, अगर सिंबल है तो सिंबल ही देखेंगे। बट अगर एलिमेंट आ गया तो एलिमेंट में तीनों चीजों में से हम लोग सेम चीजें देखेंगे। सबको टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जो भी टर्मिनोलॉजी है, क्या क्लियर है सबको? मूव करे क्वेश्चन पे। सिंपल सी बातें थी, सबको समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब देखना क्वेश्चन कितने हलवा क्वेश्चन है। पहले पैटर्न पे बात कर लेते हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें। लिखने की जरूरत है, सिर्फ सुनो। यहाँ पे आपके पास 5 तरह के सवाल बनते हैं। पहला है वर्ड सीरीज, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, लेटर प्लस नंबर सीरीज, देन लेटर प्लस नंबर प्लस सिंबल सीरीज। पेपर में जो 2 साल से आ रही है दैट इज वर्ड, स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। उससे पहले जो आती थी वो आती थी लेटर प्लस नंबर प्लस सिंबल। सीसीआई में भी एक क्वेश्चन आया था, कहां से? लेटर प्लस नंबर प्लस सिंबल से। तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास फर्स्ट वाली है, और एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी लास्ट वाली है। अगर आपको ये दोनों भी समझ में आ जाएगी तो ये सारी सिमिलर ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें सिर्फ लेटर्स होते हैं, इसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं, इसमें कॉम्बिनेशन आ जाता है, और इसमें लेटर नंबर सिंबल सारी की सारी चीजें आ जाती है। तो जो सबसे ज्यादा अच्छे से डिटेल में हम करेंगे दैट इज वर्ड सीरीज एंड लेटर प्लस नंबर प्लस सिंबल सीरीज। पेपर में जो आ रहा है अभी 2 सालों से वो क्या आता है आपके पास? वर्ड सीरीज आता है। ठीक है, अब वर्ड सीरीज में भी अगेन आपके पास 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला होता है वर्ड अल्ट्रेशन। एक क्वेश्चन एएफओ में आया था। वर्ड फॉर्मेशन, एक नहीं सॉरी, आई कैन से 2 क्वेश्चन आए थे वर्ड अल्ट्रेशन में, एक नहीं था 2 क्वेश्चन था। वर्ड फॉर्मेशन में आपकी वोकैब इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इंग्लिश के वर्ड्स आने चाहिए। वर्ड सीरीज सिमिलर है, जो बाकी चीजें हम करेंगे। क्या होता है वर्ड सीरीज में? 3 तरह के सवाल होते हैं। एक होता है वर्ड अल्ट्रेशन, एक होता है वर्ड फॉर्मेशन, एक होता है वर्ड सीरीज। अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है अल्ट्रेशन का? कैन आई से चेंजेस? यही होता है ना, हम लोग अगर कोई अपनी ड्रेस भी ऑल्टर कराने जाते हैं तो हम लोग उसको चेंज कराने जा रहे होते हैं एक्चुअल में। तो वर्ड अल्ट्रेशन का मतलब भी ये होता है कि एग्जामिनर जो है वो आपको कुछ कंडीशंस देता है एक वर्ड पे, आपको वो कंडीशंस लगानी होती है, और कंडीशन लगा के आपको आपके आंसर को करना होता है। कंडीशन लगाएंगे तो आपका वर्ड चेंज हो जाएगा ना, कुछ कंडीशंस नहीं होगी तो कंडीशन से वर्ड चेंज हो जाएगा। तो उसी को क्या बोला जाता है? वर्ड अल्ट्रेशन बोला जाता है। वेरएज वर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपके पास कुछ लेटर्स को छांटना होता है, और वो जो लेटर आप छांटोगे ना उससे आपको एक वर्ड बनाना होता है। तो वो वर्ड वही बना पाएगा जिसको अच्छे से इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, तभी तो आप वर्ड बना पाओगे, नहीं तो लेटर जो है वो तारे जमीन वाले लगेंगे कि क्या अक्षर आ गए हैं। तो मेक श्योर कि आपको इसमें अच्छे से वोकैब आनी चाहिए। और वर्ड सीरीज क्या है वो हम आगे करेंगे। बेसिक सबको क्लियर हो गया किस किस तरह के सवाल होते हैं? चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार जरा ट्राई करना, ट्राई करो जरा। अगर सारी लैंग्वेज समझ में आ गई तो एक बार ट्राई करो। अब अगर एक एक लैंग्वेज तुम्हें समझ में आ जाएगी, एक एक शब्द तुम्हें समझ में आ गया, तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब लैंग्वेज पढ़ो, इसमें सिर्फ और सिर्फ रीडिंग का काम है। पढ़ो जरा, कोई बात नहीं, आंसर गलत भी आएगा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज आपकी क्लास में 164 स्टूडेंट्स हैं, और जब मैं ऑर्डर पढ़ा रही थी तब तुम 130 थे। जो तुम 30 गायब थे, एक बार जरा अपनी अटेंडेंस लगाओ, कौन कौन थे? ये पढ़ लो तुम एबीसीडी, जो काम की चीज है वो मत पढ़ना। चलो पहले तो जिसने लिखा है 4 वर्ड, 4 वर्ड नहीं लेटर,
जब तक आप सही नहीं बोलोगे आप लोग सही नहीं करोगे। आंसर विल बी डी, दैट मीन्स 2। और मुझे बहुत कम आंसर मिले थे डी वाले देखने को, और बहुत से लोगों ने क्या किया था, 1 आंसर दिया था। चलो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है, अब मैं कराऊंगी। लैंग्वेज पढ़नी है आराम से। क्या बोला है, इफ दी लेटर्स ऑफ द वर्ड मनीषा, सिर्फ इतनी सी बात। एक वर्ड है, वर्ड क्या है आपके पास, मनीषा वर्ड है, उसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं, एम लेटर है, ए लेटर है, एन लेटर है, कि एक शब्द के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनको क्या करो, इज अरेंज्ड अल्फाबेटिकली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हिंदी में कि यदि शब्द मनीषा के अक्षरों को, शब्द है आपके पास मनीषा, उसके अंदर अक्षर कौन कौन से हैं, एम ए एन सारे अक्षर हैं, उसको वर्ण अनुक्रम में दाएं से बाएं व्यवस्थित किया जाए। अब क्वेश्चन कैसे करना है वो देखो। वर्ड है आपके पास मनीषा, लिख लिया आपने, साथ साथ में नहीं लिखना है, लेटर्स को दूर दूर करके लिखना है, क्योंकि लेटर का ही काम है, वर्ड साथ में थोड़ी ना जोड़ना है, लेटर्स लिखना है। अब उसने बोले कि इसके अंदर जितने भी लेटर्स है ना उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। अल्फाबेटिकली का मतलब होता है ए से लेके जेड तक के सीक्वेंस में, जिसको नहीं है पता वो लिख लो। अल्फाबेटिकली का मतलब होता है कि जो आपका ए से जेड वाला सीक्वेंस होता है उसमें लिखना है। लिखना कहां से है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि दाएं से बाएं। तो राइट टू लेफ्ट क्या होता है, सबको क्लियर है ना, राइट हैंड ये वाला होता है, लेफ्ट हैंड जो होता है वो आपके पास ये वाला होता है। तो मुझे यहां से लेके यहां तक इन लेटर्स को इस तरह से अरेंज करना है। तो सबसे पहला लेटर मुझे बताओ, मनीषा वर्ड्स में, वर्ड में जितने भी लेटर है उसमें आपके इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहला लेटर कौन आएगा। तुम बोलोगे कौन आएगा, ए आएगा, कोई आपत्ति। अब ए के बाद जरा देखो ए कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार तो नहीं है, 2 बार है, तो तुम्हें 2 बार ही लिखना पड़ेगा। अब ए को तुमने 2 बार लिख दिया। अब इसमें से ए के बाद कौन आएगा, अब कैसे पता चलेगा कि कौन आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी तो करने से रहे, जिसको नंबर याद होंगे उसको एकदम से समझ में आ जाएगा कि भाई ए के बाद जो भी लेटर आएगा दैट इज एच, बिकॉज एच का नंबर क्या होता है, 8 होता है। 8 के बाद 9 आएगा, 9 आई का नंबर होता है। इसके बाद कौन कौन से बच्चे, एम एन एस, एम का नंबर 13 होता है, तो एन का नंबर 14 आ जाएगा, एस का नंबर 19 आ जाएगा। भले तुम इसको एस लिखो चाहे एन लिखो चाहे एम लिखो, आगे वाले क्वेश्चन तो मैं नंबर से ही कराऊंगी, बट अभी के लिए एक क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक सा सिखा दिया। कोई आपत्ति। अब उसने बोला हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन एट द सेम पोजीशन, ऐसे कितने अक्षर हैं जो अपने स्थान पर रहेंगे। तो जरा देखो कौन किसके नीचे है, ए के नीचे ए है वो अपनी जगह से नहीं हिला, आई की जगह आई है वो अपनी जगह से नहीं हिला, तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन विल बी डी। कोई आपत्ति। ओके सलोनी, आपकी नहीं बात कर रही थी बेटा, मैं औरों की बात कर रही थी। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई बड़ी चीज नहीं थी। अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जिन भी स्टूडेंट्स को टाइम लगा होगा, अगर मान लो तुमने मनीषा वर्ड के ना नंबर को लिखा होता, नंबर रिवाइज करो, जिसको आते हैं अच्छी बात है, जिसको नहीं आते हैं वो देखो। अब मेरे को बताओ तुम्हें लेटर्स को अरेंज करने में ज्यादा टाइम लगेगा या नंबर को अरेंज करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स लेटर में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। अब एक बार जरा इन नंबर को अरेंज करो, तो तुम्हें पता है कि नंबर को अरेंज करना है तो पहले 1 1 8, फिर 8 के बाद 9, फिर 13, फिर 14, फिर 19। कौन किसके नीचे है, 9 के नीचे 9, 1 के नीचे 1। इंपॉर्टेंट समझ में आई, इसलिए आपके नंबर्स जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर से क्वेश्चंस को करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर से करना है। ऐसा नहीं है कि आसान है तो तुम ऐसे मस्ती में बैठे रहो, 10 सेकेंड में क्वेश्चन होना चाहिए, स्पीड बनाओगे तो इंटरेस्ट आएगा। 10 सेकेंड में जितने फास्ट हाथ चले उतने फास्ट चलाना है एकदम। हार्मनी वर्ड है, हार्मनी वर्ड के फटाफट से लेटर्स के नंबर लिख दो, उसको अरेंज करो। कहां से करना है, कंडीशन पढ़ो और बताओ कितने लेटर हैं जो सेम है अपनी पोजीशन पे। सबसे पहला बिनी सिंह, आपने गलत बोला, पर जिसने 0 बोला, कुछ बी बोला, कुछ लोगों ने ई बोला, 1 भी आ गया। अब तुम देखो कि कितना आसान है और तुम लोगों के आंसर भी सेम नहीं आ रहे हैं। क्या आप लोगों ने ये पढ़ा कि अल्फाबेटिकली अरेंज करना कहां से है, पहले सवाल भी तो पढ़ना पड़ेगा, रट्टे थोड़ी ना मारने कि राइट टू लेफ्ट ही करना पड़ेगा। क्या बोला गया है,
कहां से अरेंज करना है अल्फाबेटिकली, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन विल बी दैट मींस 2। जिसने भी 0 बोला उसने यही गलती करी कि उसने राइट टू लेफ्ट कर दिया। नो, उसने आपको बोला है कि लेफ्ट टू राइट करना है। अब देखो, अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ हार्मनी का मतलब क्या होता है। क्विक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्मनी। एकता, एकता तो नहीं होता बेटा, इट्स पीस। चलो ठीक है, हार्मनी के नंबर्स लिखो जल्दी से। 8, 1, 18, 13, 15, 14, 25। क्विक, ऐसे तुम्हें एकदम से नंबर्स याद होने चाहिए। उसके बाद उसको अल्फाबेटिकली लेफ्ट टू राइट करना है। लेफ्ट टू राइट मतलब सबसे पहले 1 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 18, फिर कौन आ जाएगा 25। कितने सेम है आपके पास देख लो जल्दी से। 15 के नीचे 15, 25 के नीचे 25। 10 सेकेंड लगने चाहिए, ऑप्शन विल बी दैट मींस 2। इज दैट क्लियर। अच्छा, अब तुमने एक बात देखी कि अल्फाबेटिकली का अरेंज करने का मतलब है असेंडिंग ऑर्डर में मतलब अरेंज करना। अल्फाबेटिकली का मतलब होता है असेंडिंग। असेंडिंग मतलब कि आपके पास बढ़ते क्रम में अरेंज करना होता है। और इस पे स्टार मार्क करो, क्योंकि जब आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे ना, तो मैं आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसे कन्वर्ट करके ये बातें सिखाऊंगी ताकि आप क्वेश्चन को फास्ट कर सको। अल्फाबेटिकली अरेंज करने का मतलब है कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर मतलब अरेंज करना है, यही होता है ना। अब अल्फाबेटिकली कर रहे हैं तो सबसे पहले छोटा आ रहा है, फिर बड़ा आ रहा है, फिर उससे बड़ा आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करना। क्लियर है ना सबको। अगर उसने रिवर्स अल्फाबेटिकल बोल दिया तो मतलब डिसेंडिंग में करेंगे, फिर सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा एंड सो ऑन करके। अब डिफिकल्ट क्वेश्चन में क्या हो जाता है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना एंड इट इज इंपॉर्टेंट। डिफिकल्ट क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमारे पास ना बहुत ज्यादा लेटर्स होते हैं, फिर वो कहता है कि आप ना अल्फाबेटिकली लेफ्ट से राइट पे अरेंज कर दो। फिर सवाल जो पूछता है वो कहां से पूछता है, राइट एंड से सवाल पूछता है। बहुत सारे लेटर्स देगा, फिर बहुत सारे लेटर्स में वो बोलेगा अल्फाबेटिकली लेफ्ट टू राइट करो, और सवाल पूछेगा वो राइट एंड से। तो स्मार्ट वर्क क्या होता है कि हम लोग असेंडिंग की बजाय डायरेक्ट डिसेंडिंग में कर देंगे, कि हम लोग राइट एंड से अरेंज करना शुरू कर देंगे और मुझे मेरा आंसर फास्ट मिल जाएगा। तो अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ इतना समझो कि अल्फाबेटिकली का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ये असेंडिंग डिसेंडिंग बाद में आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन में सिखाऊंगी। चलो नेक्स्ट। और छोटी छोटी बातें कान के पीछे नहीं डालनी है कि सवाल तो हो ही गया है, अब मैडम पता नहीं क्या बोल रही है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सुन लेना है बस आराम से, और लिखा करो इन छोटी छोटी चीजों को। जब हमें चीजें आने लगती है ना, तो हम लोग सीख कर रहे होते हैं कि यार कोई सिखा दे कि हम फास्ट कर लें। और आप लोग ही मुझे मैसेज कर रहे होते हो कि मैम स्पीड बता दो कैसे लेके आए। तो स्पीड लाने के लिए इन छोटी छोटी बातों को लिखा करो। कंडीशन पढ़ लेनी है कहां से कहां अरेंज करना है। तरुण उन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत दिया है, क्योंकि बाकी लोग डी कह रहे हैं। ओके, आपके पास आंसर 3 है और बी है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आंसर मेरे को सही चाहिए गाइस। आंसर इज डी दैट मींस 3। काइंडनेस है वर्ड नंबर लिख लो। 11, 9, 14, 4, 14, 5, 19, 19। इतने फास्ट नंबर याद होने चाहिए सबको, ठीक है। अल्फाबेटिकली अरेंज करना है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट से कैसे चलेंगे, 4 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद 11, 11 के बाद 14 टू टाइम्स है, 14 के बाद 19 टू टाइम्स है। ऐसे अरेंज करना है, ठीक है। अब क्या कितने आपके सेम दिखाई दे रहे हैं आपको, जल्दी से देख लो। 14 के नीचे 14 है, 19 के नीचे 19, 19 है। आंसर विल बी डी दैट इज 3। जिसने 2 बोला था आपको आपकी गलती मिल गई, ठीक है। और देखो इसमें क्या करना होता है, एक्यूरेसी कैसे आती है। हमेशा लेटर के नीचे लेटर लिखो, यानी कि नंबर के नीचे नंबर लिखो। अगर कोई लास्ट में रह भी जाएगा ना, तो पता चल जाता है कि मेरे से गलती हो गई है। ऐसे बिल्कुल नीचे नीचे लिखोगे तो कोई गलती नहीं होगी। चलो नेक्स्ट। अब देखो कितना बड़ा लेटर्स आ गए, है ना। अब तुम्हें टाइम लग जाएगा।
देखा अब कितना टाइम लग गया तुम्हें सबको। हाँ रोहित, मैंने देख लिया, सबसे पहले तूने बोला था। चलो, सही कह रहे हो, आंसर ई, दैट मीन्स 1। आज मैं आपको शीट दूंगी ना, तो टाइमर लगा के करना है इन क्वेश्चंस को, कि हाँ भाई 20 क्वेश्चन आपने कितने मिनट में करना है, कम से कम 10 मिनट में करना है। क्या बोले, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पब्लिकेशंस, फटाफट से नंबर लिख लो भाई। 16, 21, 2, 12, 9, 3, 1, 20, 9, 15, 14, 19, ऐसे। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, अगर किसी ने ऐसा किया है तो देखो, वो लोग पहले पब्लिकेशंस लिखेंगे, फिर पब्लिकेशन के बाद नंबर लिखेंगे, फिर नंबर के बाद अरेंज करेंगे। ऐसा नहीं करते हैं। आपको पब्लिकेशन तो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, आंख बंद करके सिर्फ लेटर। जब भी रीजनिंग स्पीड उसकी बनती है जो कभी ये नहीं देख रहा है कि वो कर क्या रहा है। मैं भी बहुत बार एग्जाम देती हूँ, तो मैं अगर बोर्ड पे देख रही हूँ, स्क्रीन पे देख रही हूँ कि क्या क्वेश्चन आया है, तो मैं क्या कर रही हूँ उस पर मैं बहुत कम देखती हूँ। मेरे हाथ मेरे माइंड के अकॉर्डिंग चलने चाहिए, ना कि मेरी आंखें वहां पे होनी चाहिए। तुम्हें पता है तुमने नंबर ही लिखने हैं ना, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम देखो कि मैंने 16 में 6 बिल्कुल अच्छे से लिखा या नहीं लिखा। फास्ट लिखना ही है, बात खत्म। अब इसको अरेंज करना है अल्फाबेटिकली, कहाँ, राइट से लेफ्ट पे करना है। अब इतने सारे में तुम भूल जाओ कि तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो तुम एक बार फटाफट से देख लो कि कौन कौन से नंबर है। 1 2 3, 3 के बाद मुझे 9 दिखाई दे रहा है 2 टाइम्स। इतना याद हो गया ना, 1 2 3 9 2 टाइम्स लिख लो। 1 2 3 9 मेरे पास 2 टाइम्स है। 9 के बाद मुझे 12 भी दिखाई दे रहा है, 12 के बाद मुझे 14 दिखाई दे रहा है, 15 दिखाई दे रहा है, 15 के बाद 16 है, 16 के बाद मुझे 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21। नजरें फास्ट होनी चाहिए। अब कौन सा है जो आपके पास सेम है, एक बार क्विक देखो फटाफट से, दैट इज 9 to 9। ऐसे फास्ट करना है, ठीक है। चलो, किसी ने एक बड़ा सा कमेंट लिखा है, मैडम अगर वहां पे एस नहीं होता लास्ट में तो 0 आता ना आंसर। हाँ, फिर शायद बोल सकते थे बेटा, ऐसे कैसे बोल दूं मैं, वो अरेंज करना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। चलो, फास्ट करना अब है ना। नंबर, ट्रीटमेंट नहीं लिखना है, स्क्रीन पे देख के हाथ चलाओ अपने। गुड, फास्ट आ गया, बट अभी किसी ने 1 बोला सबसे पहले। हाँ, डी भी है, बी भी है। तुमने फास्ट के चक्कर में आंसर भी गलत देना, ऐसा नहीं करना है ना। आंसर सही देना है, पर बी और सी आंसर है मेरे पास। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन विल बी बी, दैट मीन्स 2। मेरे को देखो, ट्रीटमेंट मतलब 20, 18, 5, 1, 20, 13, 5, 14, 20। अल्फाबेटिकली अरेंज करना है लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले 1 आ जाएगा, 1 के बाद 5 2 बार दिखाई दे रहा है, 13 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 के बाद 18, 20 मेरे पास 3 टाइम्स दिखाई दे रहा है। 20 के नीचे 20 आ गया और साथ में 5 के नीचे 5 आ गया, आंसर विल बी बी, ठीक है। चलो, नेक्स्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रूटिनी? क्या होता है स्क्रूटिनी? नो वन इन्वेस्टिगेट, यस, इट्स जांच पड़ताल, राइट। और जिसको नहीं आता है वर्ड को नोट करो, आईपीएस का फेवरेट वर्ड है ये इंग्लिश में।
महिमा बेटा 1, ऑप्शन ए 5। बच्चे तो ई कह रहे हैं। ई दैट मीन 0। स्क्रूटिनी 19, 3, 18, 21, 29, 14, 25 कहां से अरेंज करना है? अल्फाबेटिकली राइट टू लेफ्ट करना है। राइट टू लेफ्ट करेंगे तो पहले 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 19, देन 20, देन 21, देन 25। कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो आपका सेम अपनी जगह पे है। क्वेश्चन समझ में आ गए सबको? देख मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन तो कर लोगे, कहीं पे भी देखने को मिलेंगे। यस और नो? क्लियर है सबको? बेसिक से सवाल है, इनको सिर्फ अरेंज करना होता है इधर से उधर और आंसर बता देना। ठीक है, चलो मैम मेरे से नंबर ही मिस हो जा रहे हैं। राखी बेटा मैं बताती हूँ क्या करना है। होता है ऐसा, कोई बात नहीं। पहले तो आपके पास बेसिक है। अगर आपको इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि आपके नंबर मिसिंग हो जा रहे हैं, तो पहले नजर देखो कि आपने सबसे पहले 3 लिखा तो 3 पे टिक लगा लो कि मैंने 3 को लिख लिया। अब मेरे को देखना है कि 3 के बाद कौन आएगा, 9, फिर 9 पे टिक लगा लो। फिर उसके बाद मुझे देखना है अब कौन आएगा, 14, फिर टिक लगा लो। पर पहले सिर्फ प्रैक्टिस करना इतनी, बाद में अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। जिसको भी ऐसा लग रहा है कि आपके पास नंबर मिस हो जा रहे हैं, तो आप क्या करो, 1 मिनट के लिए ना उस पर टिक लगा लिया करो कि मैंने इसको लिख लिया। पर बेटा आदत में मत रहना ऐसी, नहीं तो फिर ये आदत ही रह जाती है टिक लगाने वाली, फिर टाइम टेकिंग हो जाता है। सीखने के लिए ऐसा कर लो, उसके बाद आप लोग जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जिसके नंबर मिसिंग हो जा रहे हैं वो ऐसे कर लो, बट उसके बाद फिर आपने अच्छे से तैयारी करनी है जैसे मैं करा रही हूँ। कोई बात नहीं महिमा। अच्छा कर दो अरेंज, आंख बंद करके नंबर लिख के इधर उधर सवाल पढ़ लो। ईमानदारी से बताना कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा ही किया। सृष्टि है ना? चेहरे पे दिख रहा है मुझे। चलो सवाल पढ़ो। इस बार ना जब मैं एएफओ का पेपर दे रही थी, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली। मतलब अगर आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट इतनी बड़ी पैराग्राफ होती है, तो वो इतना सा क्वेश्चन था। मेरे को देख के बड़ी खुशी हुई। मैं कहा पेपर में इतना आसान सवाल कैसे आ गया। सॉल्व किया फटाफट से, खुश होगी। मैं कहा चलो 5 नंबर पक्के आ गए। जनरली सिटिंग अरेंजमेंट पे 5 क्वेश्चन आते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड किया, वो क्वेश्चन ही एक था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ही नहीं था उसमें। तो ऐसी जैसी चीजें ना दिमाग बहुत हिलाती हैं आपका पेपर पे। तो थोड़ा बैलेंस बना के चलना होता है। जैसे तुम लोग आंख बंद करके लगे पड़े हो, ऐसा नहीं करना होता है। पेपर में भी ऐसा ही था। वो क्वेश्चन ऐसा था, पहले मुझे बड़ी खुशी हुई, एकदम से फिर मेरे जज्बात बदल गए। मैं कहा ये तो क्वेश्चन ही एक आया। तो मतलब 1 नंबर पे इतना बड़ा सवाल करना बेवकूफी हो जाती है, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, सीसीआई में भी ऐसा ही था। हाँ, सीसीआई वालों ने भी बहुत खेला है। चलो, किसी ने बोला क्या, एक कमेंट किया है एएफओ में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना रिक्वायर्ड होता है क्या? ये बहुत बहुत परेशान करेगा आपको ये सवाल। अगर आप लोगों ने आपके स्कूल में, यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी आईटी सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आज ही बना लो। पेपर के टाइम पे परेशान हो उससे अच्छा आज ही बना लो। चलो सबसे पहले फॉलोइंग, नेक्स्ट, सक्सीडिंग, क्या मतलब होता है इनका? क्या मतलब होता है इन लेटर्स का? प्रीवियस, प्रोसीडिंग, इनका मतलब क्या होता है? फॉलोइंग का मतलब होता है कि जो भी लेटर के आगे आता है, फॉर एग्जाम्पल ए के पीछे, ए को छोड़ो बी एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉलोइंग का मतलब होता है कि बी के ठीक आगे कौन आता है, दैट इज सी। आगे बहुत मिलेंगे वर्ड देखने को, फॉलोइंग, नेक्स्ट, सक्सेडिंग। हिंदी में इन शब्दों को साफ साफ लिखा जाता है, अगले अक्षर
सक्सीडिंग का मतलब कुछ होता है यार, वामाव्रत और ऐसा करके, मैं आगे क्वेश्चन में देखने को मिलेगा तो बता दूंगी। तो फॉलोइंग का मतलब होता है कि जो भी उनके ठीक आगे आते हैं उसको फॉलोइंग बोला जाता है। प्रीवियस का मतलब होता है जो भी उनके ठीक पीछे आते हैं उनको प्रीवियस बोला जाता है। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? फॉलोइंग, नेक्स्ट, सक्सीडिंग मतलब जो उसके ठीक आगे आता है, और प्रीसीडिंग, प्रीवियस का मतलब जो उसके ठीक पहले आता है। ए के प्रीवियस क्या आता है? ए के प्रीवियस क्या आएगा? तुम बोलोगे मैम ए से तो, ए तक तो खत्म हो गया, ए से तो शुरू होता है, बट नहीं, यहाँ पे ए के प्रीवियस में जेड को काउंट किया जाता है, और जेड के फॉलोइंग में किसको काउंट किया जाता है? ए को काउंट किया जाता है। ए का प्रीवियस कौन आ जाएगा? जेड आ जाएगा, और जेड का फॉलोइंग कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल सी बात थी। फॉलोइंग, नेक्स्ट, सक्सीडिंग मतलब जो नेक्स्ट आए, और प्रीवियस मतलब जो उनके ठीक पीछे आए। ए के पीछे जेड आता है, जेड के आगे ए आता है। इज दैट क्लियर? चलो अब देखना क्वेश्चन ना, बहुत अच्छी थ्योरी है, ध्यान से सीखना। पहले मैं क्वेश्चन बताती हूँ आपको, क्वेश्चन क्या है। वो कह रहा है इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कनेक्टर आर चेंज टू देयर फॉलोइंग लेटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। सवाल में ये बोला है कि आपके पास ना जो कनेक्टर है उनके सारे लेटर्स को उनके फॉलोइंग लेटर्स में बदल दो। फॉलोइंग का मतलब क्या हो जाएगा? देखना यहाँ पे, ये आपके पास कनेक्टर है। एवरीवन पे अटेंशन, जिसने कर लिया है वो भी, स्पीड बताऊंगी इन क्वेश्चंस की। सारे लेटर्स को नेक्स्ट में चेंज करना है, मतलब सी के बाद डी आएगा, ओ के बाद पी आएगा, एन के बाद ओ, एन के बाद ओ, ई के बाद एफ, सी के बाद डी, टी के बाद यू, ओ के बाद पी, आर के बाद एस। ये सवाल बोला है कि सारे के सारे लेटर्स को फॉलोइंग में चेंज कर लो। फिर बताओ कौन सा लेटर है जो फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट है? फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आंसर क्या आ गया? ओ। ऑप्शन विल बी ई। मुझे बताओ क्या सारे लेटर्स को अरेंज करने की जरूरत थी? सारे लेटर्स को चेंज करने की जरूरत थी कि आप सी को भी चेंज करो, फिर ओ को भी चेंज करो, फिर एन को भी चेंज करो? क्या सारे लेटर्स को चेंज करने की जरूरत थी? नहीं जरूरत थी। क्यों नहीं थी? देखो, जो भी पोजीशन सी की पहले है, कंडीशन लगाने के बाद उसकी पोजीशन वो ही रहेगी। क्या उनकी पोजीशन पे कोई डिफरेंस पड़ रहा है? अगर आपके पास सी जो है पहले फर्स्ट पे है, तो कंडीशन लगाने के बाद भी तो वो फर्स्ट पे ही है। अगर यहां से एन जो है पहले फोर्थ पे है, तो भाई कंडीशन लगाने के बाद जो रिजल्ट मिला है वो भी तो फोर्थ पे मिल रहा है। तो दैट मीन्स उनके लेटर्स में छेड़खानी नहीं हो रही है, उनको लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक एक पर्सन पे उसने कंडीशन लगाई है। जब भी आपके पास पहला स्टेप होता है कंडीशन, ध्यान से, पहला स्टेप होता है कंडीशन, उसके बाद डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछ लिया जाता है तो उस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जब भी आपको कंडीशन दी जाती है और कंडीशन के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उस सवाल को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक कंडीशन दी, कंडीशन थी कि उनको फॉलोइंग में चेंज करो, और डायरेक्ट उन्होंने सवाल पूछ लिया, तो ऐसे सवालों को मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ। मुझे हर एक लेटर पे काम करने की जरूरत नहीं है। रीजन उसके पीछे ये है कि जो लेटर की पोजीशन पहले है वो ही कंडीशन अप्लाई होने के बाद में उसकी पोजीशन रहेगी। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? क्यों नहीं मैंने सारे क्वेश्चन को किया, क्यों मैंने एक एक को किया? क्योंकि उनकी पोजीशन पे कोई डिफरेंस था ही नहीं। समझ में आ गया? अब देखो, पूरा कब करना पड़ता है? पूरा कब करना पड़ता है? कंप्लीट कब करना पड़ता है? जब पहले उसने कंडीशन दी होती है, कंडीशन देने के बाद वो अल्फाबेटिकली या कुछ भी करके उसको अरेंज कर रहा होता है। उसके बाद जब वो सवाल पूछे तब आपको सारे के सारे को करना पड़ता है। डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जब पहले उसने कंडीशन दी, कंडीशन के बाद वो लेटर्स को अरेंज कर रहा होता है, जैसे अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस में वो उसको अरेंज कर रहा था ना, तो अरेंज जब कर रहा होता है तो लेटर्स की पोजीशन बदल जाती है। तो ऐसे सवालों में आपको पूरे लेटर्स को चेंज करना होता है, तब आपके पास ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती है कि तुम डायरेक्ट देख के कर लोगे। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? कब डायरेक्ट करना है, कब कंप्लीट करना है? कंप्लीट तब करना है जब भी आपको लेटर्स को अरेंज किया जाएगा
और जब आपके पास अरेंज मिसिंग है तो आप उन क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो। अब आपको ये नहीं करना है कि आपने डायरेक्ट कर दिया, अब पहले डिफरेंशिएट करना है कि कब मुझे डायरेक्ट करना है और कब डायरेक्ट नहीं करना है, बिकॉज स्पीड वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसको तो हमने क्या करना था, डायरेक्ट करना था। तो उसने बोला फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एन है, एन को मैंने नेक्स्ट में चेंज किया, आंसर विल बी ओ, ऑप्शन ई। समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ये देखना है पहले कि मैं डायरेक्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट ये है, कर तो सारे लेंगे, बच्चों की तरह तो सारे कर ही लेंगे इन क्वेश्चंस को। क्या मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं? बिल्कुल भाई, क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन दी है कि सारे लेटर को चेंज करो फॉलोइंग लेटर में, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब उसने सवाल पूछ लिया। पहले उसने एक कंडीशन दी, कंडीशन के बाद उसने सवाल पूछ लिया। क्या मैं इन क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ। तो मेरे से क्या पूछा उसने? थर्ड फ्रॉम द राइट। थर्ड फ्रॉम द राइट कौन है आपके पास? ए पे कंडीशन देखो क्या बोली गई है, ए पे कंडीशन बोली है फॉलोइंग लेटर, ए के बाद कौन आएगा? बी, ऑप्शन विल बी ए। 2 सेकंड का सवाल, डिफरेंस समझ में आना चाहिए, बस कब करना है कब नहीं करना है, समझ में आ गया? पहला उसने कंडीशन दी कि फॉलोइंग में चेंज करो, उसके बाद उसने सवाल पूछा। तो मुझे पता है कि भाई जब एक कंडीशन के बाद डायरेक्ट सवाल पूछते हैं तो मैं उसको डायरेक्ट कर सकती हूँ। तो थर्ड फ्रॉम द राइट कौन था? ए था, ए को मैंने नेक्स्ट में चेंज किया, इट विल बी बी। चलो नेक्स्ट। हाँ, विदाउट पेन ही होंगे ये क्वेश्चन, इसमें क्यों पेन उठाने हैं? चलो, डायरेक्ट होगा या फिर पूरा करना पड़ेगा? पहले उसने बोला इफ ऑल दी लेटर्स आर चेंज टू देयर प्रीसीडिंग लेटर, एक कंडीशन लगा दी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब डायरेक्ट फिर क्वेश्चन पूछ दिया। जब एक कंडीशन होती है उसके बाद सवाल पूछा जाता है तो हम उसको डायरेक्ट करते हैं। उसने बोला है सेकंड फ्रॉम द राइट, सेकंड फ्रॉम द राइट है आपके पास सी, सी को चेंज करना है प्रीसीडिंग में, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पीछे वाले में, आंसर विल बी ई। हिंदी में देखो बेटा, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पूर्ववर्ती, मतलब उससे पहले, और जो फॉरवर्ड होता है वो आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, आंसर विल बी ए। चलो नेक्स्ट, क्विक। पहले डिफरेंशिएट करना है, एक कंडीशन दी है, कंडीशन के बाद डायरेक्ट सवाल पूछा है तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकती हूँ। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट मेरे पास लेटर है ई, ई को चेंज करना है प्रोसीडिंग में, प्रोसीडिंग क्या आ जाएगा? ऑप्शन विल बी बी, दैट मींस डी। कोई आपत्ति किसी भी एक स्टूडेंट को? प्रोसीडिंग में था, ई को प्रोसीडिंग में किया, आंसर विल बी डी। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, पेपर में जो सवाल आता है ना, वो इन क्वेश्चन को 3-4 मिला के एक सवाल आएगा। और सुनना इस बात को ध्यान से, क्योंकि तुम पेपर में रोते हो फिर बाद में जब तुम मॉक लगाते हो। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ऐसे 2-3 कंडीशंस जब लगती हैं तो उसके बाद एक सवाल बनता है, और हम लोग उस सवाल को करने में इतने मगन हो जाते हैं कि हम 2 से 3 मिनट लगा देते हैं। जब 2 से 3 मिनट लगा देते हैं तो हमारे पास सिटिंग अरेंजमेंट के लिए टाइम नहीं बचता है, और हमारे मॉक में नंबर नहीं आते हैं, फिर हम लोग रोने लगते हैं। तो ऐसा ना आंख बंद करके नहीं, बस फास्ट करना है इसको, कि जो एक क्वेश्चन है इसमें 2-3 मिनट नहीं लगाने हैं, 1 मिनट लगाना है। चलो, बोल तो रही हूँ, ये जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें तो 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन की बात करूं ना तो ये 45 सेकेंड मैक्सिमम होना चाहिए। पहले मुझे बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकती हूँ? पहले ये देखो बेटा, डिफरेंशिएट करना है, क्या मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकती हूँ? तुमने देखा इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, फटाफट से रीड किया, सारे वॉवल्स कुछ है, कोई बात नहीं, सारे लेटर्स कुछ है, देन अरेंज अल्फाबेटिकली। याद आना चाहिए, मैडम ने बोला है कि अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो मुझे पूरा करना पड़ेगा, है ना? अल्फाबेटिकली देखना है, स्टेटमेंट में सबसे पहले अल्फाबेटिकली को ढूंढना है, कि मुझे पता चल गया अल्फाबेटिकली है तो मुझे अब सारे क्वेश्चन को करना पड़ेगा। करो। सबसे पहले क्वेश्चन में यही ढूंढना होता है कि मेरे को अल्फाबेटिकली बोला गया है या नहीं बोला गया है। देखना, ए भी है आंसर, सी भी है आंसर, और बी भी है आंसर। उठा लो तुम मेरी शांति का फायदा।
भाई तेरे 20 नंबर नहीं आए ना इस बार रीजनिंग में, तो फिर तू भी देखना। चलो, बड़े मिक्स आंसर है, ए भी है, बी भी है, डी भी है, कोई बात नहीं, फर्स्ट लेक्चर है, सब कुछ माफ है। ऑप्शन लिखा करो, और मुझे पता चला तुम आंसर बी बोल रहे हो। चलो आंसर ए है, बी वाले तो गायब ही है। यू बी भी आ गया, डी भी आ गया, क्या मतलब, क्या सोच के कहां पे तुक्के मार रहे हो तुम लोग। चलो, इस चीज को भी लिखो, इंपॉर्टेंट। जब भी कोई कंडीशन सारे लेटर्स पे सेम अप्लाइड होती है, जब भी कोई कंडीशन सारे लेटर्स पे सेम अप्लाई होती है, तो उस लेटर को हम लोग नंबर से कर सकते हैं। जब भी कोई कंडीशन सारे के सारे सेम लेटर्स, मतलब सारे के सारे लेटर्स पे सेम अप्लाई होती है, तो उन सवालों को हम नंबर से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना था, सारे लेटर पे सेम चल रहा था, तो मैं उनको नंबर से कर सकती हूँ। पर जब भी आपके पास कंडीशन जो है वोवल और कॉन्सोनेंट पे अलग अलग लगाई जाती है, जब भी कंडीशन आपके पास वोवल और कॉन्सोनेंट पे अलग अलग लगाई जाती है, दैट मींस डिफरेंट कंडीशन इज अप्लाइड ऑन वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट, तब आपको उस सवाल को लेटर से ही करना पड़ेगा। जब भी आपके पास कंडीशन वोवल और कॉन्सोनेंट पे अलग अलग लगाई जाती है, तब आपको उन सवालों को लेटर से ही करना पड़ेगा। रीजन, मान लो बेड रॉक के आपने नंबर लिख दिए 2, 5, 14, सॉरी 4, 18, 15, 3 के, क्या तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे कौन वोवल है कौन कॉन्सोनेंट है? नहीं याद रहेगा ना। कोई इतना महारथी नहीं होता है कि जिसको ये याद आ जाए कि भाई इसमें से वोवल कौन सा था, वोवल का नंबर कौन सा था। अब तुम्हारी खिचड़ी बन जाएगी, तुम्हें नहीं पता चलेगा वोवल कौन है कॉन्सोनेंट कौन है। तो जब वोवल कॉन्सोनेंट पे अलग अलग चीजें होती हैं, तब आपके पास नंबर हेल्पफुल नहीं होते हैं, तब उसको मुझे लेटर से ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया दोनों? जब सारे लेटर्स पे सेम कंडीशन है, आंख बंद करके नंबर लिखो, फटाफट से सवाल को करो। बट जब वोवल और कॉन्सोनेंट पे डिफरेंट कंडीशन है, फिर वहां पे नंबर्स हेल्पफुल नहीं होते हैं। उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं जिनको वोवल के भी नंबर बहुत अच्छे से याद होंगे। बट मैं बोलूंगी कि अभी आप उसको लेटर से ही करो, वो ज्यादा इजी रहता है कंपैरेटिवली। इज दैट क्लियर? दोनों बातें नोट करिए। जब आपके पास सारे के सारे अक्षरों में सेम ही कंडीशन अप्लाई होती है, तो हम उन सवालों को नंबर से कर सकते हैं। जब आपके पास स्वर और व्यंजन पे अलग अलग कंडीशन अप्लाई होती है, देन वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ लेटर्स। चलो, अब देखते हैं सवाल क्या है। देखो, पहले ही बोला है उसने, इफ ऑल दी वोवल्स, वोवल मिल गया ना। याद आना चाहिए कि मैम ने बोला है कि वोवल और कॉन्सोनेंट, तो मुझे लेटर्स लिखने पड़ेंगे। अब मुझे लेटर्स लिखने पड़ेंगे, तो मैंने लेटर्स को लिख दिया। चलो, फिर उसने बोला कि जो बेडरॉक वर्ड है ना, उसके सारे वोवल्स को चेंज कर दो टू देयर प्रीसीडिंग लेटर्स। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के सवालों को कभी भी एक साथ नहीं पढ़ा जाता है। आधा पढ़ लिया आधा सॉल्व करो, आधा पढ़ लिया आधा सॉल्व करो, फिर आंसर दो। तो उसने बोला है कि सारे के सारे वोवल्स को प्रीसीडिंग में चेंज करो। अब वोवल कौन है? ई, ई से पहले कौन आ जाएगा? डी। ओ वोवल है, ओ से पहले कौन आएगा? एन। प्रोसीडिंग कभी भी किसी स्टूडेंट को नहीं याद होता है, याद होता है जब हमें एकदम से नंबर याद आते हैं। ओ का नंबर 15, 15 से पहले 14 आएगा, 14 किसका नंबर है? एन का नंबर है। तो प्रोसीडिंग क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट, एंड ऑल दी कॉन्सोनेंट आर चेंज टू देयर फॉलोइंग लेटर। कॉन्सोनेंट फॉलोइंग में बी के बाद सी, डी के बाद ई, आर के बाद एस, सी के बाद डी, के बाद एल। कोई दिक्कत नहीं थी। हिंदी में भी देखो क्या बोला था, यदि शब्द के सभी स्वरों को पूर्ववर्ती में बदल दो और सभी व्यंजनों को उनके बाद के अक्षरों में बदल दिया जाए। बदल दिया। सबसे पहले कंडीशन वोवल पे लगानी है, जो बाकी बचेंगे वो आपके पास कॉन्सोनेंट ही बचेंगे। आगे क्या बोला? देन अरेंज अल्फाबेटिकली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब जो देन बोला है ना, जिसके बाद जो आपको मिला, उसके बाद इन लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करो। कहां से अरेंज करो? राइट टू लेफ्ट।
अब ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है कि अब अल्फाबेटिकली अरेंज करना है तो नंबर लिखने लग गए। अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है कि लेटर में फटाफट से समझ में आना चाहिए। सी डी, डी 2 टाइम्स है, ई, ई के बाद कौन आ जाएगा, एल, एल के बाद एन, एन के बाद एस। ये मेरा सवाल हो गया। अब उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट जो आपके पास है दैट इज एल, ऑप्शन विल बी ए। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर गलत किया है, तो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को देखोगे। हमें कराऊंगी एक क्या, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगी ऐसे। टेक अ लुक। अब देखो, जो मैं आपको असेंडिंग डिसेंडिंग वाली कहानी बता रही थी ना, उसमें देखना अब यहां पे मुझे पता चला स्मार्ट वर्क जो होता है ना, इसमें क्या होता है, फास्ट करना होता है क्योंकि क्वेश्चन। मुझे पता चला जब मैंने सवाल पढ़ा, सवाल में बोला था कि राइट टू लेफ्ट अरेंज करो, और वो मेरे से सवाल जो है ना वो लेफ्ट हैंड से पूछ रहा था। ध्यान से देखना, वो मेरे को कह रहा है कि अल्फाबेटिकली राइट टू लेफ्ट चलो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में यहां से इंक्रीज होगा 1 2 3। और सवाल वो मेरे से ना लेफ्ट कॉर्नर पे पूछ रहा है, यहां से सवाल पूछ रहा है, मतलब थर्ड मेरे को नजदीक यहां से मिलेगा ना, तो मैं असेंडिंग की बजाय डिसेंडिंग अरेंज करना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मुझे मेरा सवाल जो है वो लेफ्ट हैंड पे जल्दी मिलेगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की तरह लगे रहते हैं सारे लेटर्स को अरेंज करने, और बाद में सवाल पूछा जाता है यहाँ पे। मुझे पता है जब राइट एंड से मुझे करने में टाइम लगेगा तो मैं लेफ्ट से कर लेती हूँ ना डिसेंडिंग में, क्या फर्क पड़ेगा। डिसेंडिंग में मतलब सबसे बाद में एस आता है, एस के बाद एन, एन के बाद एल, बात खत्म, आंसर मिल जाएगा ऑप्शन ए। सारे लेटर्स को करने की जरूरत नहीं होती है, इसको इंपॉर्टेंट है, इस चीज को नोट करो। मैम कंडीशन में हम कोई भी एक अप्लाई कंडीशन आगे अप्लाई कर सकते हैं, लाइक अगर नो 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 ऑफ कोर्स नो, जिस ऑर्डर में बोला गया है उसी ऑर्डर में अरेंज करना होता है, अपनी मर्जी से नहीं। उन्होंने बोला है ना स्टेप बाय स्टेप, पहले उन्होंने कंडीशन बोली है, उसके बाद अरेंज करना है अल्फाबेटिकली। क्योंकि अगर आपने पहले अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया तो उसका सीक्वेंस कुछ और होता है, और कंडीशन लगाने के बाद कुछ और हो जाता है। ठीक है मैम, वॉवल्स को भी प्रोसीडिंग या फॉलोइंग ऑर्डर में करना है, उन्हें वॉवल के नंबर से अरेंज नहीं कर सकते। मानसी उसमें आपको ना एक तो एक्यूरेसी नहीं आएगी, दूसरा आपको वहां पे एक और चीज याद करने पड़ जाएगी, अब वॉवल का नंबर कौन सा होता है, तो वो एक्स्ट्रा दिमाग लग जाता है। सो बेटर है कि देखो, मास्टर वही होता है जिसको हर तरह से सवाल करने आता है। द थिंग इज कि आप फास्ट कैसे कर सकते हो वो मायने रखता है। ठीक है, आज मैं आपको शीट भी दूंगी ना, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू विनी सिंह। नहीं यार कल क्लास नहीं है, कल यूट्यूब पे क्लास है, और पुराने स्टूडेंट्स में यूट्यूब पे क्लास लगानी है, आके मिक्स क्वेश्चंस है। ठीक है चलो, अच्छा मेरी बात सुनो, जोक्स अपार्ट, आसान क्वेश्चन होते हैं बट वो एक्चुअल में आसान नहीं होते हैं। ये जो मैंने ये वाली बात जो सिखाई है ना, ये सारी बातें, जितनी भी छोटी छोटी बातें सिखाई है ना, वो दिमाग में बिठानी है। अगर तुमने मान लिया आज उसको छोड़ दिया ना, तुम्हें मन में नहीं आएगा कि तुमने उसको अडेप्ट करना है, तो तुम उसको देखोगे मैम ने ये चीज बोली, मैं उसको ऐसे नहीं, मैं छोटे तरीके से करके देखता हूँ, क्योंकि बाद में बेटा टाइम बचाना है ना, तो इन्हीं क्वेश्चन से टाइम बचाया जाएगा, उसके बाद में टाइम बचेगा। ठीक है, यस सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी, और आईबीपीएस बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है जो इनको 2 नंबर का डालता है। वो तुम लोगों को ऐसे मीठी मीठी गोली देता है कि तुम टाइम वेस्ट करो, और टाइम वेस्ट करके तुम फेल हो जाओ। ठीक है, यूट्यूब पे कितने बजे क्लास, आपको वीडियो डालेंगे ना उसमें बता दूंगी मैं। आई गेस इट्स 1 to 2, मेरे को भूल भी गया है, मैंने काफी टाइम से ली भी नहीं है। सो इट्स 2 to 3 और 1 to 2 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है। और एक और बात, ऑर्डर एंड रैंकिंग का टेस्ट देना है, और मंडे तक टेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है चलो, ओके गाइस, बाय बाय।